आप सभी को प्रणाम। टेम्पल इनविजिबल के यह सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टेम्पल इनविजिबल ये हमें सोलारा के विजन के माध्यम से प्राप्त हो रही विजडम का एक अंश है। तो आइए सोलारा के प्रति कृतज्ञता भाव के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। टेम्पल इनविजिबल 6 और ये अपडेट जो है इसी साल जनवरी 24 तारीख को प्राप्त हुई है। तो सोलारा अपने विजन के माध्यम से क्या बताते हैं? तो टाइटल है इस पार्ट का, ट्रायंगुलेशन इज द की फॉर रीयूनिफिकेशन ऑफ द वन। तो की क्या है? अगर हमें प्रकाश के एक जीव के स्वरूप में प्रकट होना है और उस नई रियलिटी में कदम रखना है, तो हमारे पास एकमात्र चाबी है, वो है ट्रायंगुलेशन, त्रिकोणीकरण। तो आप सभी को अपने अपने उचित ध्यान के प्रोसेस में कभी ना कभी आपने ट्रायंगुलेशन प्रोसेस को शामिल किया होगा या तो विजुअलाइजेशन को शामिल किया होगा। ये उन सभी से कनेक्टेड प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ ट्रायंगुलेशन क्रिएट्स ए लैटिस वर्क और द ग्रीड स्ट्रक्चराइजेशन which forms the central skeleton of the matrix of one। तो आज तक हमने जो कुछ भी जानकारी मैट्रिक्स के बारे में या तो रियलिटी के बारे में जान चुके हैं या जान रहे हैं, उनको एक समय के लिए आप साइड कीजिए। ये सभी जानकारी उस मैट्रिक्स से परे की रियलिटी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये त्रिकोणीकरण का जो प्रक्रिया है वो क्या है, असल में क्या प्रकट करता है? वो एक जालीदार एक सीव को तैयार करता है, यानी कि जालीदार सरफेस को तैयार करता है। अगर आप सबने क्वांटम मैकेनिक्स को समझा होगा या सुना होगा, उसमें भी क्या बताया जाता है कि ये जो पूरा रियलिटी है टाइम और स्पेस का, ये एक फैब्रिक पर रखा हुआ है, ये सभी प्लैनेट्स। और इवेंचुअली ये सभी प्लैनेट सेंटर में रखा हुआ जो मेन प्रकाश का जो केंद्र है उसमें आकर ये सम्मिलित हो जाते हैं, उसमें भस्म हो जाते हैं या तो उसमें इंटीग्रेट हो जाते हैं करके। तो वहां पे ये टाइम स्पेस पूरी तरह से एंड हो जाती है करके। तो ये लैटिस वर्क क्या है? ये एक और नई फैब्रिक की रचना है जिसमें ना टाइम रहेगा, ना स्पेस रहेगा, ना मैटर रहेगा। तो टाइम स्पेस मैटर यही है हमारा अभी वर्तमान में जो थ्री डायमेंशनल रियलिटी जो चल रही है, ये उसको बताता है या दर्शाता है। तो जब हम ग्लोब को देखते हैं, ग्लोब अर्थात आप मार्केट में किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाइए, आप पृथ्वी का एक ग्लोब खरीदिए, तो उसमें क्या दिखाया जाता है? एक सीधे रेखाएं हैं, एक हॉरिजेंटल रेखाएं हैं, और सारे क्यूब क्यूब वाले पैच पैच बने हुए हैं। उसको ग्लोब क्या कहा जाता है? और ये जो सीधी और यानी कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन जब क्रिस क्रॉस होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, अक्षांश और द्राघिमा कहते हैं। तो ये असल में पूरा जो रियलिटी जो है, ये इसी क्यूब के सेक्रेड ज्योमेट्री पर आधारित है। और क्यूब जो है हमारे पृथ्वी का सेक्रेड ज्योमेट्री है, थ्री डायमेंशनल रियलिटी का। तो अगर आपने पिछला लाइव सेशन देखा होगा, तो उसमें एक अपडेट क्या बताया गया था कि वर्तमान के समय में
पूरा पृथ्वी का जो ग्रिड है उसको रीस्ट्रक्चराइज किया जा रहा है। जो पिछले 13,000 साल पहले इन सभी ग्रिड्स को, ले लाइन को तोड़कर, विक्षिप्त करके, यानी कि पूरी तरह से स्कैटर करके एक कंट्रोलिंग ग्रिड मैट्रिक्स बनाया गया था, उन सबको रीस्ट्रक्चराइज करके एक नई ग्रिड को बनाया जा रहा है, जिसमें ना टाइम रहेगा, ना स्पेस रहेगा, ना मैटर रहेगा। तो इसको क्या बताया जाता है कि ये पूरा रियलिटी का जो सेंट्रल स्केलेटन है, स्केलेटन अर्थात जो हमारे बॉडी के अंदर हमें बॉडी को खड़े रखने के लिए जो सारे सभी बोन्स एक साथ जुड़े हैं, उसको स्केलेटन कहा जाता है, जो अस्थियों का संरचना है। ये क्या है? इस रियलिटी का ही जो अस्थियों का संरचना है, यानी कि जो बेस फाउंडेशन है, उसको पूरी तरह से चेंज कर रहा है। इसीलिए आपको पिछले लाइव में क्या अपडेट बताया गया था? जो ग्रिड क्यूब के आधार पे अभी तक बनाकर पूरी रियलिटी को कंट्रोल किया जा रहा था, अब उसी ग्रिड को रीस्ट्रक्चराइज करके ट्रायंगुलेशन के फॉर्म में अब बनाया जा रहा है। तो ये ग्रिड जो क्यूब क्यूब के फॉर्म में ऐसे ऐसे था, अब ये क्या हो रहे हैं? ट्रायंगल 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 फॉर्म में है। तो अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपके मेमोरी को फिर से रिफ्रेश करूंगा वो इमेज से, तो आपको वो जानकारी भी समझ में आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हम अभी तक एजुकेशन में हो, साइंस में हो, क्या पढ़ते आ रहे हैं, इस वाले पार्ट को, जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। इसलिए आप बाजार में कभी भी ग्लोब खरीदेंगे तो यही कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो ग्रिड का रिस्ट्रक्चराइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वो कैसा फॉर्म ले रहा है? ये ऐसा एक गोल्डन फॉर्म में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे जो आयोनोस्फीयर को बनाकर एक कंट्रोलिंग ग्रिड मैट्रिक्स को बनाया गया है, उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और जो पृथ्वी का जो इंटरनल ग्रिड है, वो उसका कंप्लीट रीस्ट्रक्चराइजेशन। सो ये एक उसका फिजिकल चित्रण है ट्रायंगुलेशन का। और इससे जुड़ा हुआ काफी सारे ध्यान की विधियां भी है, चाहे ग्रुप ऑफ 12 का मेडिटेशन हो, रेनबो ब्रिज का मेडिटेशन हो, ऐसे कई सारे हैं। तो उन सभी में जो ट्रायंगुलेशन हम अपने सेंट्रल चैनल को एक माध्यम बनाकर क्रिएट करते हैं, वो इसी ट्रायंगुलेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अभी पृथ्वी पे क्या अपडेट है कि ये ट्रायंगुलेशन प्रोसेस अब पृथ्वी के ग्रिड को रीस्ट्रक्चराइज कर रहा है। अर्थात जिन भी साथियों ने, जितने भी मनुष्य इस धरती पर रहकर इसी ट्रायंगुलेशन प्रोसेस को अपने ध्यान की विधियों में शामिल किया है, वो असल में एक दैविक माध्यम बन पाए, जो अभी हम अपडेट में डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो जितना जैसे जैसे हमारे अंदर ये समझ विकसित हो रही है, या आप सभी खुद को एक बार अपने प्रोसेस के प्रति, अपने यात्रा के प्रति एक बार जरूर कृतज्ञता दीजिए कि आप एक सटीक मार्ग को फॉलो करते हुए पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसके लिए एक दैविक माध्यम बन पा रहे हैं। These triangles of merged essence become the underlying mesh which holds the one together. ये वही फैब्रिक ऑफ टाइम एंड स्पेस का एक नया रूप को बता रहा है कि ये जो ट्रायंगल्स जो फॉर्म होंगे या आपस में मर्ज होंगे, तो ये क्या होगा?
कि एक और नया मैश को तैयार करेगा, फैब्रिक को तैयार करेगा, जो उसी एक को धारण करेगा। एक अर्थात यहाँ पे सृष्टि को कोट किया जा रहा है। Triangles are constantly being formed and reformed by the merger of different combinations of individual energies into the one being। इसीलिए कहा गया कि आप खुद को कृतज्ञता दीजिए कि आप उस ट्रायंगुलेशन का एक बैकबोन बन पाए। क्योंकि ये जो सभी ट्रायंगल्स हैं जो पृथ्वी के ले लाइंस को रीस्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं? ये आपस में फॉर्मेशन भी हो रहा है, रीफॉर्मेशन भी हो रहा है, क्योंकि ये रीस्ट्रक्चराइजेशन अर्थात खुद को पुनः व्यवस्थित कर रहा है, रीएडजस्ट कर रहा है। और इसमें सभी का जो इंडिविजुअल एनर्जी है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे वन बीइंग के रूप में आने में। तो उसका अर्थ क्या है? एक और कनेक्टिंग पॉइंट ये है कि हम अपने हायर सेल्फ के रूप में आ रहे हैं, और उस हायर सेल्फ में हम सभी हैं। तो आज से इस समझ के अनुसार अपने अंदर एक और अवधारणा को भी निकाल दीजिए कि तेरा हायर सेल्फ और मेरा हायर सेल्फ। तो वो कौन सा हायर सेल्फ है जिसमें हम सभी एक हैं? उसका एग्जाम्पल क्या है? आप मिरर निकालिए और खुद खड़े होइए और उसमें देखिए कि आप एक ही जीव हैं, लेकिन उसमें जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो अगर एक मनुष्य है तो पूरा शरीर क्या है उसके लिए? एक हायर सेल्फ है। ये उसका एक फिजिकल डेफिनेशन है प्रैक्टिकली समझने के लिए। These triangles overlap in myriad patterns, creating a complex structure of overlapping merged essence। ये ट्राइंगल्स क्या हैं? एक के ऊपर एक ओवरलैप होकर एक जटिल पैटर्न बनाते हैं, जो हमारे अभी का जो चेतना है उसको हम परसीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो इतने ओवरलैप होकर एक मर्ज्ड एसेंस वो तैयार कर रहे हैं। देयर बाय इज द वन बीइंग क्विकन। उसका अर्थ है कि ये जितने ओवरलैप होंगे आपस में, ये इसको हम आगे धीरे धीरे और समझेंगे। यहाँ पे केवल उसको आप एब्स्ट्रैक्ट माइंड से उसको चित्रण में लाइए कि वो ट्रायंगुलेशन कैसे आपस में ओवरलैप हो रहे हैं करके। तो ये जितना ओवरलैप होंगे आपस में एक मर्ज्ड एसेंस बनेगा। तब क्या है? एक वन बीइंग का प्रोसेस को ये बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। उसको कैसे इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं? जैसे हर एक कोशिकाएं अपने अलग अलग ऊर्जाओं को एंकर करते हैं। ऊर्जा कैसे एंकर होती है कोशिकाओं के अंदर? उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो डीएनए है, उसमें एक प्रोग्राम है। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से वो कोशिका चलता है। तो जितने सारे कोशिकाएं इकट्ठा होते हैं वो आपस में क्या बनाते हैं? एक अंग बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। तो ये सभी ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक पूरा शरीर बनाते हैं, या तो पूरा एक शरीर का ढांचा क्रिएट करते हैं। ये इसी प्रोसेस को ही बता रहा है कि हम अपने मूल शाश्वत स्वरूप में कैसे प्रकट हो रहे हैं। As we serve on the both an individual and collective basis in the formation of triangles, our coming together consciously as one true being is essential to the process of triangulation। ये अपने व्यक्तिगत तौर पे हो, यानी कि स्तर पर हो, या सामूहिक स्तर पर हो, हम जैसे जैसे इस ट्रायंगुलेशन प्रोसेस में भाग लेते हैं और ट्रायंगल्स को फॉर्म करते हैं, तो ये कैसा फॉर्मेशन है? हमें केवल आपस से जुड़ना है।
कॉन्शियसली, एक संकल्प के आधार पर। जैसे जैसे हम अपने संकल्प को हम एकीकृत करेंगे, यूनिफाई करेंगे और पृथ्वी के लिए कार्य करेंगे, तो ये है उस सरल समझ कि ये ट्रायंगुलेशन को ये इजीली फॉर्म करेगा। और असल में फिजिकली ये किस रूप को फॉर्म कर रहा है? हमारा वन ट्रू बीइंग को। We do not merely lend our energies to the creation of one static triangle. तो यहाँ पे सोलारा क्लियर करते हैं कि हम यहाँ पे केवल अपने ऊर्जा के माध्यम से एक स्टैटिक ट्रायंगल को नहीं बना रहे हैं, जो हम मन में अभी चित्रण कर रहे हैं कि तीन व्यक्ति खड़े हैं तो एक ट्रायंगल हो गया। ऐसा नहीं है। Rather, we are constantly forming and reforming into new levels of patterning, always leading to a deeper sense of oneness. तो अभी जो सेंटेंस एक पॉइंट पहले बताया गया वो क्या है? एक संकल्प के आधार पर जब हम जुड़ते हैं तब हम एक वन ट्रू बीइंग बनाते हैं। तो वहां पे केवल हम अपनी इंडिविजुअल ऊर्जाओं को नहीं लगा रहे हैं इस त्रिकोणीकरण को बनाने के लिए। वहां पे क्या हो रहा है कि जो एक संकल्प के आधार पर वो सभी साथी जुड़ते हैं, जो कार्य करते हैं, उससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो ऊर्जा का पैटर्न है वो बदलता है, शिफ्ट होता है। और वो किस फॉर्म में शिफ्ट होता है कि वननेस का जो डीपर एसेंस है, सेंस है, उसमें ये बदलता है। तो अगर ओवरऑली देखा जाए कि हम एक संकल्प के आधार पर जब भी जुड़ते हैं, कार्य करते हैं, तो वहीं पे ये वननेस की ऊर्जा जो है वो क्रिएट हो रहा है। सिंपल एकदम। द लैटिस सिस्टम दैट इज हियर बाय एक्टिवेटेड could be perceived as lines of interlocked and overlapping energy similar to golden threads or ley lines which link us together in conscious oneness. अब जिस पॉइंट को हमने पहले ही सेंटेंस में इस सेशन का शुरुआत किया, उसको और खोलकर सोलारा ने यहाँ पे बताया। तो जो जालीदार सिस्टम क्रिएट की जा रही है, कि एक नई ग्रिड की रचना हो रही है, उसमें मतलब उसको समझने के लिए हम कैसे उसको अपने माइंड में चित्रण कर सकते हैं। जैसे कि ये सभी ले लाइंस आपस में एक नई संरचना, जैसे एक गोल्डन थ्रेड है, यानी कि सोने का एक तार जैसे, या तो रेसाओं जैसा, उस जैसा एक पूरा आच्छादित लेयर, यानी कि पूरी तरह से पृथ्वी को कवर करता हुआ ऐसे ले लाइंस के पैटर्न को अगर हम विजुलाइज करें, तो हम असल में ये जो सभी ले लाइंस आपस में इंटरलॉक हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, ये किसको दर्शाता है? हमारे ही चेतना में जो वननेस का जो बीज पड़ रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, ये उसी जालीदार पैटर्न को वो दिखा रहा है। वो कैसे? अगर हम फिर से अपने विजुअलाइजेशन को और थोड़ा सा डीपर लेवल में ले जाएं, और जो इससे पहले का पैराग्राफ के बारे में डिस्कस किया, वो क्या है कि हमने एक संकल्प के आधार पर पृथ्वी के लिए कार्य करने के लिए जब एकत्रित होते हैं, तब क्या होता है कि एक नई लेवल का पैटर्न, ऊर्जा का पैटर्न क्रिएट होता है, जो वननेस की ऊर्जा को प्रकट करता है। तो उसका अर्थ क्या है कि हमारे अंदर ही कुछ ऊर्जाओं में ऐसे शिफ्ट हो रही है उस कार्य के दौरान, जो हम एक दैविक माध्यम बन पा रहे हैं इस वननेस की ऊर्जा को उस जगह में, उस परिस्थिति में, उस समय रेखा में क्रिएट करने में। तो उसका अर्थ है कि हमारे चेतना में एक एक्सपांशन हो रही है, एक नई बीज पड़ रही है। जहां जहां हम इस कार्य को एकत्रित होकर करते जाते हैं,
ये जालीदार पैटर्न वो उतना स्मूथली ये स्प्रेड हो रहा है. द स्टार ऑफ वन इज बीइंग रीवूवन इनटू इट्स न्यू हायर वाइब्रेटरी पैटर्निंग. जो स्टार ऑफ वन है, अर्थात जिस मेन तारा से हम छोटे छोटे प्रकाश के कण निकलकर इस धरती पर आए हैं, अगर हम सृष्टि के मेन स्रोत से अभी तक का जर्नी को समराइज करें कि एक बहुत बड़ा प्रकाश का एक तारा था, वो फटकर एक छोटे छोटे कण के रूप में फिर से एक भौतिक जगत को वो अभी एक्सपीरियंस कर रहा है. तो अभी के समय में अगर उसी चीज को रिवर्स वे में देखें तो क्या है कि वही स्टार ऑफ वन यानी कि एक तारा खंड जो है वो एक नई संरचना ले रहा है, उसमें भी एक नई वाइब्रेटरी पैटर्न बना रहा है. क्योंकि टाइम जो है वो लीनियर नहीं चलता है, वो एक चक्र की तरह चलता है, जिसको हम कहते हैं एंड इज बिगिनिंग. तो वो कभी शेष या तो समाप्त नहीं होता, एक नई रचना को प्रकट कर देता है. तो इसी तरह जो तारा फट कर निकला था, अब वो फिर से एक नई रूप ले रहा है. इसका अर्थ है क्रिएटिंग ए वास्ट मंडला ऑफ गोल्डन लाइट. अब जब वो कंप्रेस हो रहा है, राइट, अब जो कंप्रेस होकर एक नई पैटर्न बना रहा है, उससे क्या बन रहा है, एक नया मंडला बन रहा है. मंडला को आपने कई बार चित्र के रूप में, वीडियो के रूप में आपने देखा होगा. लोग नई नई मंडला का डिजाइन बनाते हैं. इवन हमारे सभी चक्र भी एक मंडला के रूप में है, जिसको सेक्रेट ज्योमेट्री कहते हैं. सो ये जो स्टार ऑफ वन है, वो जैसे जैसे कंप्रेस होकर उन सभी तारा के कणों को वो पास बुला रहा है, यानी कि हम अपने होमवर्ड जर्नी को बैक जा रहे हैं. ये सभी चीजें कनेक्टेड हैं. हमारा स्रोत के प्रति यात्रा कहें, या तारा कंप्रेस होकर वो अपने रीफॉर्म यानी रीस्ट्रक्चर में लौटने का बात कहें, तो ये क्या बन रहा है, जो तारा जिस सेक्रेट ज्योमेट्री में था, उसका पूरा सेक्रेट ज्योमेट्री एक नई मंडला के रूप में प्रकट हो रहा है, और जिसमें केवल गोल्डन लाइट है. दिस स्टार मंडला is the template of our future journey into beyond the beyond. जो बात अभी 1 मिनट पहले डिस्कस किया कि हमारा जो होमवर्ड जर्नी है, मतलब जो हमने तारा, एक मेन मुख्य तारा से फटकर अलग होकर निकले थे, अब उसी तारा में समाये जा रहे हैं. और जैसे जैसे समा रहे हैं, अर्थात अपने मूल स्वरूप में लौट रहे हैं, तो ये जो एक एक तारा जुड़ जुड़ कर क्या हो रहा है, ये एक नई स्टार मंडला बना रहा है, क्योंकि उसमें सभी छोटे छोटे कण चाहिए. तो जैसे हम एक बहुत बड़ी सर्कल को ड्रॉ करें, तो उसमें एक सर्कल में एक जो रेखा है, जिस पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पे जुड़ता है, तो वो केवल एक रेखा है क्या? नहीं, उसमें मिलियंस ऑफ डॉट्स हैं जो जुड़कर वो पूरा सर्कल बना रहा है. अगर उसी को ही एक तारा को बनाए, तो उसमें कितने सारे डॉट्स होंगे, और वो सभी डॉट्स जो हैं, आप हम सब हैं. तो वो सारे जो डॉट्स थे वो बिखरे हुए थे, अब फिर से कंप्रेस हो रहा है, तो हम अपने घर लौट रहे हैं, मूल स्वरूप में लौट रहे हैं. और यही जो छोटे छोटे तारा कण हैं, और जब एक साथ होते हैं, तो वो क्या बनते हैं? वन ट्रू बीइंग. वही हमारा मूल स्वरूप है, वही हमारा हायर सेल्फ है. इसीलिए कहा गया, आज से एक अवधारणा को हटा दीजिए कि तेरा हायर सेल्फ या मेरा हायर सेल्फ, क्योंकि सबका जो
एक वन ट्रू बीइंग का जो हायर सेल्फ है वो एक ही है, और हम केवल उसमें एक कोशिका मात्र है, एक प्रकाश का एक कण मात्र है। अब हम अपने मूल स्वरूप में लौट रहे हैं। इट हेरल्ड्स द completion of our experiences on dimension 3 and 4। ये क्या दर्शाता है? ये जो हम अपने मूल स्वरूप में लौट रहे हैं, उसका अर्थ है कि अब हमारा तीसरे आयाम और चौथे आयाम का जो भी अनुभूतियां थी अब समाप्त हो रही है, जिसको हम कहते हैं पैकअप। जितना अनुभव करना था इस डुअलिटी को या तो सेपरेशन को, अब हो गया। एनफ इज एनफ, द गेम इज ओवर। हम अपने मूल स्वरूप में लौट रहे हैं। तो उसी को ही सोलरा ने सिंप्लीफाई फॉर्म में कहा कि तीसरे आयाम और चौथे आयाम का जो भी एक्सपीरियंसेस थी अब हमारा वो पूर्ण हो रहा है, एज वेल एज आवर इनहेरेंट मूवमेंट बियॉन्ड द स्फीयर ऑफ ऑक्टेव 4, विच कंटेन्स डायमेंशन 1 through 6। अब एक और बिलीफ सिस्टम को भी या तो अवधारणा को भी हटा देना है आपके अंदर से। ना आप डायमेंशन 1 में जा रहे हैं, ना आप 2 में जा रहे हैं, ना 3 से भाग रहे हैं, ना चौथे में अटकना है, ना पांचवे में लटकना है, ना छठे में आपको बैठना है। आप उससे पार की जर्नी को अनुभव करने जा रहे हैं, जो जिसने मतलब जो अभी तक सृष्टि ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। अगर आप कोबरा के अपडेट को भी ध्यान से फॉलो करते हैं, समझते हैं, उसमें भी यही बात कहा जा रहा है कि हम एक डिस्टिंक्ट डायमेंशन के प्रति यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम एक नई सृष्टि के प्रति यात्रा कर रहे हैं। सो आज से इन सभी लिमिटेड जो भी कॉन्सेप्ट थी उन सबको हटाइए, और ये आपके अंदर इनबिल्ट है पोटेंशियल कि आप उससे पार की यात्रा करने के लिए आप आए हैं। क्योंकि मूल जर्नी क्या है? हम अपने ही मूल शाश्वत स्वरूप में लौट रहे हैं। टू फुल्ली क्रिएट एंड एक्टिवेट आवर स्टार मंडला, अगर हमें पूर्ण रूप में उस स्टार मंडला को क्रिएट करना है और उसे एक्टिवेट करना है, we must first form into our preordained star pattern of bird star, which is the vehicle to take us on our journey through the doorway of 1111 into the ultra greater reality। इसको भी आप ध्यान से समझिए कि हमें उस मूल स्टार मंडला को अगर तैयार करना है, एक्टिवेट करना है, तो हमारा जो एक पहले का स्टार पैटर्न था उसमें हमें लौटना है। और वो भी कैसे? बर्ड स्टार के रूप में। तो बर्ड स्टार क्या है असल में? अगर बर्ड यानी कि पंछी, एक पंछियों का झुंड इतना ऊंची आकाश में उड़े कि वो एक तारा का कण जैसा दिखे, यानी कि उसकी यात्रा उतनी ऊंचा हो और उसमें भले कितने पंछियों का झुंड हो, तो वो हमें कैसा दिखेगा? एक स्टार फॉर्म में अगर वो उड़ रहे हैं तो वो एक तारा जैसा दिखेगा, वहां पे एक पंछी नहीं दिखेगा। तो ये एक मेटाफर है। इसको कैसे समझाया जाए कि जब एक संकल्प के आधार पर एक सामूहिक रूप में जो साथी कार्य करके अपनी कॉन्शियसनेस को और आगे ऊंचा उठाते हैं, और जो एक्सपांशन उनके अंदर क्रिएट होती है, या तो जो उछाल उनको उनके कॉन्शियसनेस को ऊपर ले जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? एक बर्ड स्टार के फॉर्मेशन में आ जाते हैं, यानी कि एक साथ वो एक झुंड बनकर वो उड़ रहे हैं।
और ये जो एक साथ एक तारा बन के जो वो एक्सपांशन की जर्नी में, चेतना की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं सोलारा, ये जो एक साथ होना उनका एक व्हीकल है, वाहन है। किसके लिए? इसी 11-11 के दरवाजे से बाहर निकलने के लिए। और बाहर निकलकर वो कहाँ जाएंगे? जो हमारा अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी है, यानी कि बृहत वास्तविकता जो है, उसमें कदम रखने के लिए। तो प्रोसेस पूरा सिंपल बता दिया। एक संकल्प के आधार पे कार्य करते हुए आगे बढ़ें और एक साथ रहें, वो हमारा वाहन है उस नई रियलिटी में कदम रखने के लिए। द बर्ड स्टार इज द ट्रांजिशनल व्हीकल इनटू द बियॉन्ड द बियॉन्ड। जो आप, हम, कोई भी मनुष्य आकलन नहीं कर सकते, उस रियलिटी में कदम रखने के लिए ये जो बर्ड स्टार है, ये हमारे लिए एक ट्रांजिशनल व्हीकल है। अर्थात एक छोर से दूसरे छोर में शिफ्ट होने के लिए हमें इकट्ठा ट्रैवल करना पड़ेगा। जैसा तात्सु का ही सजेशन या तो गाइडेंस देखिए कि ये जर्नी टोटल कलेक्टिव है और हमें एक नाव बनकर आगे बढ़ना है, जिसको क्या कहा जाता है? दाइजोबू। अगर हम इसी आधार पे बढ़ें तो ये हमारा जो एकत्व का जो जर्नी है, ये हमारा मेन ट्रांजिशनल व्हीकल है इस एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए। एट द पॉइंट वेयर द बर्ड स्टार इन्वर्ट्स इनटू स्टार बर्ड, we are finally free to make our choice as the distance of our as to the distance of our journey, for there are many stopping places along the way. अब एक और शिफ्ट या तो एक और ट्विस्ट की बात है, इसको भी आप ध्यान से समझिए। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाते हैं, अर्थात उस वृहद वास्तविकता में कदम रख लेते हैं, तो ये बर्ड स्टार जो है, अब वो स्टार स्टार बर्ड बन जाता है। अर्थात एक तारा एक पंछी के रूप में इतना नीचे उड़े, तो अगर सरफेस के बहुत करीब है तो हम उस पंछियों को देख सकते हैं कि पंछी का एक झुंड है जो एक तारा के समूह में उड़ रहे हैं करके। उसका अर्थ क्या है? अगर पूरा जर्नी को समराइज रूप में समझें, हमें एक संकल्प के आधार पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात हम बर्ड स्टार बनकर ऊपर ऊपर उठ रहे हैं चेतना के आधार पर। जैसे जैसे चेतना के आधार पर ऊपर उठ रहे हैं, उस नई वास्तविकता यानी कि वृहद वास्तविकता के ऊर्जा को हम इसी धरती पे एंकर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो ऊर्जा इस धरती पे एंकर हो रही है, पृथ्वी पर एक नई वास्तविकता का प्रकटीकरण हो रहा है। और जब पूरा पृथ्वी पर नई वास्तविकता का ऊर्जा आ गई, अब हमें लैंड करना है, राइट? अब जब हम लैंड करेंगे, जो बर्ड स्टार था, अब वो इन्वर्ट होकर, मतलब नीचे की ओर यात्रा करेगा। जो नई वास्तविकता ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, उसको अनुभव कौन करेगा? हम ही करेंगे। इसलिए हमें लैंड भी होना है। तो जैसे जैसे हम सरफेस के प्रति नीचे आते जाएंगे, तो हम फिर से, वो क्या दिखेगा? एक तारा बर्ड के, मतलब पंछियों का एक झुंड तारा के फॉर्मेशन में ऐसे उड़ रहा था बोलकर हमें दिखेगा। तब क्या है? जब हम सरफेस के प्रति, उस नई रियलिटी के प्रति नीचे लैंड हो रहे हैं, तब सोलारा बोलते हैं, तब हमारे पास अपना अपना फ्री चॉइस होगा कि अब हमें किस तरह आगे बढ़ना है। क्योंकि उस ऊंचाई पर
जहाँ पे हम अभी बर्ड स्टार के रूप में हैं, एक साथ हैं, एक हैं। जब धीरे धीरे लैंड हो रहे हैं, तब सोलारा क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक एक स्टॉपिंग पॉइंट है, जैसे बस स्टॉप जैसा। धीरे धीरे उतर रहे हैं, तो धीरे धीरे जहाँ पे वो धीमा पकड़ता है, यानी कि एक स्टॉपिंग पॉइंट आती है, वहाँ पे हम अपना फ्री चॉइस ले सकते हैं, जिसको कॉन्शियस डिसीजन भी ले बोल सकते हैं। अर्थात जो हम उच्च आयाम में चले गए, छठे से भी ऊपर, अब उसी आयाम में लैंड कर रहे हैं, तब उन्हीं आयामों में जो सारे स्टॉपिंग पॉइंट्स है, यानी कि अलग अलग रियलिटी होंगी, उसमें आप रुक सकते हैं और अपने जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी उद्देश्य या तो अपने संकल्प अनुसार। और जो तब भी उस जर्नी में एक साथ रहे, उनका क्या होगा जब वो जर्नी उसी डायमेंशन या उसी न्यू रियलिटी में वो एंकर हो रहे हैं, यानी कि अवतरित हो रहे हैं, और वो अभी भी एक साथ हैं, उनका क्या होगा, उसके बारे में भी बताते हैं। वेरी फ्यू ऑफ अस shall choose to see this journey through into its fullest completion। हम में से बहुत कम ही साथी होंगे जो इसका चुनाव करेंगे कि एक साथ रहकर इस पूरे यात्रा को कंप्लीट करें, और वही इसकी पूर्णता को देखेंगे और अनुभव करेंगे। नॉर इज दिस नेसेसरी फॉर एवरीवन। तो सोलारा यहाँ पे एक और चीज की क्लैरिफिकेशन देते हैं। ये सबके लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस है, सबका अपना अपना फ्री विल है, सबका अपना अपना कॉन्शियस डिसीजन है। आफ्टर शिफ्टिंग इनटू न्यू रियलिटी, न्यू रियलिटी में भी जो साथी एक साथ रहे और एक साथ आगे इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, वही अपने जर्नी को फुल कंप्लीशन के रूप में देख सकते हैं, और ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। Even if one small portion of us chooses to go the entire distance, it will have a profound effects on all। वो क्या है, अगर हम में से चंद साथी भी उसी प्रकाश के एक जीव स्वरूप को, यानी जीव स्वरूप के आधार पर ये पूरे जर्नी को अगर कवर कर लें, यानी कि आगे की प्रति यात्रा कर लें, उनके अंदर बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट दिखाई देगा। दस इज द परफेक्शन ऑफ द मास्टर प्लान रिवील्ड। और यहाँ पे एक परफेक्शन के तहत एक मास्टर प्लान जो है रिवील होगा, प्रकट होगा। ऑल द डोरवेज स्टैंड ओपन। उनके लिए क्या है, ये जो सारे दरवाजे हैं जिस भी रियलिटी के लिए, और जितने हायर रियलिटीज हैं, उन सभी के लिए वो हमेशा के लिए खुले रहेंगे। टाइम ऑफ हिंड्रेंस इज फाइनली पास्ट। उनके लिए क्या होगा, ये जो टाइम का जो हिंड्रेंस है, रुकावट है या तो ऑब्स्टाकल है, ये पूरी तरह से हट जाएगा और एक भूतकाल के रूप में रह जाएगा, वो मेमोरी जैसा कि टाइम का जो नियम था उनके ऊपर लागू हो रहा है करके। कंप्लीशन एंड फ्रीडम बैक ऑन। अब ये उस पूर्णता के पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पे केवल फ्रीडम ही फ्रीडम है। तो ये था टेम्पल इनविजिबल का एक पार्ट, जिसमें हमने सोलारा के विजन के माध्यम से कई उच्चतर विजडम को प्राप्त किया। आशा करते हैं हमारे द्वारा शेयर किए गए इन उच्चतर नॉलेजेस, विजडम आप सभी को अपने उद्विकास के यात्रा में मदद हो रही होगी। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी आर्थिक राशि एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट
इनर इन्फिनिटी को आप भेज सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इंफॉर्मेशन को यूज करके आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भेज सकते हैं। ग्रैटिट्यूड। आप सभी को प्रणाम।